Hello everyone, welcome to Dronacharya IAS and we are going to discuss some very important news articles from the Hindu newspaper. तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखने को मिलेगा, दैट इज रिगार्डिंग द यूएस इंडिया डील on the MQ-9B UAVs, that is unmanned aerial vehicles। ये आर्टिकल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जो ये डील है अब ये फाइनल हो चुकी है। दैट इज यूएस कंक्लूड, इंडिया एंड यूएसए हैज कंक्लूडेड द $3.5 billion डील while procuring the 31 MQ-9B। तो MQ-9B इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये क्या है? ये है एक यूएवी। यूएवी क्या होते हैं? अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, राइट। तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स आर इंपॉर्टेंट इन दी डिफेंस टेक्नोलॉजी, दैट इज जीएस पेपर 3। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में भी आपसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपका यूएवी है MQ-9B, ये हमने कौन सी नेशन से, कौन से कंट्री से प्रोक्योर किया है? रशिया से किया है, चाइना से किया है, या फिर हमने इजराइल से किया है, या फिर हमने यूएसए से किया है? तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। यहां पर ये खास बात इसकी क्या है? दिस इज हेल। ऑलरेडी वी आर हैविंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास पहले अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स है, नहीं, वी हैव देम, बट वी हैव मेल, दैट इज MALE, मेल। अब ये जो डिफरेंस क्या है ये हम अगली स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये शुरू करते हैं। साथ में यहाँ पे डील में ऑलरेडी ऑब्वियसली हेल फायर मिसाइल्स भी इंक्लूड करी गई हैं, और लास्ट डिस्कशन में हमने किया था शिप सबमर्सिबल न्यूक्लियर, या आपकी सबमरीन्स भी इंक्लूड करी गई हैं इस डील में, जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कैरी कर पाएंगी। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली अबाउट दी MQ-9B के बारे में। MQ-9B की क्या ऐसी खासियत है जो इतनी महंगी डील हमने साइन कर ली, राइट। तो ये हमारे लिए जरूरी है। यहां पे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन, इसको बोलते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल, एंड इट इज अ वेराइटी ऑफ स्काई गार्जियन। जो ऑलरेडी स्काई गार्जियन था RPS दैट इज रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम, उसी का ही ये एक मैरीटाइम गाइडेंस है, मैरीटाइम गार्जियन है। तो गार्जियन क्या होता है? जो रेख करता है, जो देखभाल करता है। तो यहां पर हमने इनका नाम गार्जियन इसलिए रखा हुआ है बिकॉज इट कीप्स द सर्विलेंस इन टाइट, है ना। तो सर्विलेंस को रखता है, ये बढ़िया तरीके से सर्विलेंस करता है। तो दैट इज व्हाई वी हैव नेम्ड इट एज स्काई गार्जियन एंड मैरीटाइम गार्जियन, सी गार्जियन, ठीक है। तो ये नाम से भी आपको समझ लेना है कि जो अगर गार्जियन है तो गार्जियन क्या करता है? आपकी रेख देख करता है, आपकी सर्विलेंस करता है। तो सर्विलेंस व्हीकल्स में अगर आपको ऐसे चूज करने को दिया जाए विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सर्विलेंस व्हीकल्स, ठीक है, तो उसमें यूएवी दैट इज MQ-9B विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो MQ-9B जो ड्रोन्स हैं दे आर ऑल्सो नोन एज प्रेडेटर्स, इनका दूसरा नाम है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज प्रेडेटर्स, रिसेंटली सीन इन न्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीन एज प्रेडेटर्स। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके MQ-9B ड्रोन्स को ही हम क्या बोलते हैं? प्रेडेटर्स। एंड हियर वी सी इट इज गिवन हेल ड्रोन्स। हेल क्या है? हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, ठीक है। इससे पहले जो हमारे पास था दैट वाज मेल। मेल क्या है? मीडियम ऑल्टीट्यूड एंड लॉन्ग एंड्योरेंस। मतलब क्या है? इनके ऑल्टीट्यूड में डिफरेंस है। लॉन्ग एंड्योरेंस तो दोनों ही है। एंड्योरेंस का मतलब क्या है कि जहां पर भी इनको सर्विलेंस के लिए लगाया गया है, एरियल व्हीकल है, तो सर्विलेंस के लिए जहां पर भी हम इसको लगा रहे हैं वहां पर ये विदाउट रिफ्यूलिंग, विदाउट रिचार्जिंग बहुत लंबे टाइम तक रह सके। तो हियर जितना आपको बताया गया है दैट इसका जो आपका फंक्शनिंग का टाइम है दैट इज नियर अबाउट 48 आवर्स, कि 48 आवर्स तक ये विदाउट रिचार्जिंग एंड विदाउट रिफ्यूलिंग रह सकता है, सर्विलेंस कर सकता है। दैट इज अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 2 days, ठीक है। 40 to 48 आवर्स उसको बोलते हैं कि इसका सर्विलेंस टाइम है, लॉन्ग एंड्योरेंस है। तो दोनों ही मेल एंड हेल दोनों का ही लॉन्ग एंड्योरेंस इतना ही है। फर्क कहां आता है? फर्क आता है आपके ऑल्टीट्यूड में। जो मेल आपको देखने को मिलता है दैट इज मीडियम ऑल्टीट्यूड, उसकी हाइट थी 30,000 फीट, राइट। उसकी हाइट है 30,000 फीट। एंड अगर हम बात करें HALE की तो इसकी हाइट रहेगी आपकी 40,000 फीट। तो ये 40,000 जो 10,000 फीट का हमें एक एडिशन मिला है, दिस विल बी हेल्पिंग अस टू मॉनिटर दी बॉर्डर हिमालयन रीजन्स, ठीक है। बॉर्डर्स पे इसको सर्विलेंस के लिए लगाना काफ़ी फायदेमंद रहेगा। एंड ऑल्सो इन दी नेवी, इन दी मैरीटाइम ऑल्सो इट विल बी हेल्पिंग अस टू कीप सर्विलेंस, बिकॉज अभी तक क्या हो रहा था कि वी वर फ्लाइंग दी एयरक्राफ्ट फॉर सर्विलेंस, है ना। रोज आप मान लो आपको सर्विलेंस तो डेली करना चाहिए, तो आपको पेट्रोल व्हीकल्स तो जा ही रहे हैं, शिप्स तो पेट्रोलिंग शिप्स तो जा ही रही हैं, साथ में एयरक्राफ्ट्स को भी आपको भेजना पड़ता है ताकि आप सर्विलेंस कर पाएं, ठीक है। तो उससे लेकिन क्या होता है, जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनका वियर एंड टियर ठीक करना
करना दैट इज लिटिल बिट कॉस्टली फॉर इंडिया, ठीक है। तो इसको ठीक करने से बेटर है, उसको एयरक्राफ्ट को उड़ाने से बेटर है, उसमें एक इंसान, उसमें एक पायलट भी जाएगा, ठीक है, सर्विलेंस के लिए। तो वो सारा जो कंबरसम प्रोसेस है उसको हटाने के लिए हमने यूएवीज खरीद लिए हैं। अब यूएवीज को हम उसमें लॉन्च कर देंगे कि आप अपने सी को गार्ड करिए, सी गार्जियन इसलिए इसको नाम दिया गया है कि वो सी को सर्विलेंस करेंगे। इसकी पेलोड कैपेसिटी है 2177 kg, तो साथ में ये अपना वॉर हेड्स भी लेके जा सकता है। इन केस इसको ऑब्वियसली अगर ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल है तो कोई रिमोट ऑपरेशन इसका रहेगा, बेस स्टेशन पे 2 आर्मी के लोग रहेंगे, नेवी के लोग रहेंगे जो इसको ऑपरेट करेंगे। तो अगर बाई चांस कुछ भी दिखता है, आपका कोई भी अनवांटेड मटेरियल और अनवांटेड जो आपकी कोई भी एक्टिविटी दिखती है, तो अगर उसको अगर आपने हिट करना है, तभी के तभी एक्शन लेना है, तो तभी के तभी आप इसको क्या कर सकते हो, आप फायर कर सकते हो पेलोड्स को, राइट। तो ये पेलोड कितना लेके जा सकता है, 2177 kg, जिसमें आपका कैमराज भी होते हैं, जिसमें आपके पेलोड्स भी होते हैं, राइट। 15 सी गार्जियंस, जैसे 31 लिए हैं तो 15 तो रहेंगे सी गार्जियंस फॉर इंडियन नेवी एंड 16 स्काई गार्जियंस जो कि 8-8 दोनों को बांटे जाएंगे, दैट इज आर्मी एंड एयरफोर्स, ठीक है। स्काई गार्जियंस किसको दिए जाएंगे, आपके आर्मी एंड एयरफोर्स को। 8-8 आपके लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि कितने पैसे में ये डील हुई है, कितने कहाँ पे कौन सी आर्मी को कितने मिल रहे हैं, नेवी को कितने मिल रहे हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो आपका MQ-9 भी है, ये हेल है या मेल है, और मेल और हेल में फर्क क्या है, ऑल्टीट्यूड का फर्क है, कितना फर्क है। और अगर हम एंड्योरेंस की बात कर रहे हैं तो आपको ऐसे भी पजल किया जा सकता है कि भाई ये शायद से 5 घंटे चल जाए, ठीक है, ये शायद से 5 दिन चल जाए। तो आपको अंदाजा, एक अप्रॉक्सीमेट अंदाजा होना चाहिए कि इट वर्क्स फॉर कॉन्टिन्यूसली फॉर अराउंड 40 to 48 आवर्स विदाउट रिचार्जिंग, विदाउट रिफ्यूलिंग, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। इससे क्या होगा, हमारी जो इंडिया की सर्विलेंस कैपेबिलिटीज हैं वो इंक्रीज होगी, और जो हमारी स्ट्रेंथनिंग है आर्म फोर्सेस की वो उसमें भी हेल्प होगा, ठीक है। ओके जी, देन यहाँ पे क्या बात करी गई है कि ये इंडिया के लिए बेनिफिशियल कैसे होने वाला है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इंडिया के लिए ऐसे बेनिफिशियल होगा कि वंस इंडक्टेड इट विल सिग्निफिकेंटली ऑगमेंट इंडियाज इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रिकनेसेंस कैपेबिलिटीज, ISR कैपेबिलिटीज को, सर्विलेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाने वाला है। साथ में ये हमारे फोर्स को मल्टीप्लाई, एक हेल्प भी देने वाला है, हमारे गार्ड को हेल्प करने वाला है, सर्विलेंस को हेल्प करने वाला है, एंड ऑल्सो जिसकी हम बात कर रहे थे P-81 इज अ एयरक्राफ्ट जो सर्विलेंस में यूज होता था, तो उसके लाइफ स्पेन, उस फ्लीट के लाइफ स्पेन में एफिशिएंसी बढ़ेगी, बिकॉज उसको बार बार भेजना नहीं पड़ेगा सर्विलेंस के लिए। यू कैन ऑलवेज एंड ऑलवेज अपॉइंट दीज UAVs ड्रोन्स फॉर सर्विलेंस, एंड जिसकी वजह से ये वियर एंड टियर बहुत हद तक डिक्रीज हो जाएगा, एंड दस इट विल बी हेल्पिंग द इंडियन फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस। ओके जी, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स दी नेक्स्ट आर्टिकल। ये आर्टिकल है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बारे में। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैज बीन लॉन्च्ड, ठीक है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, यहाँ पे इस पूरे आर्टिकल में आपको एक 2-3 इंपॉर्टेंट बातें देखने को मिलेगी। नंबर 1 इज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नंबर 2 इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड नंबर 3 इज एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड सस्टेनेबल सिटीज। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने को मिलेगी, राइट। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या है, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक डेजिग्नेटेड टीम आपने लगा दी है किसी पर्टिकुलर फंक्शनिंग के लिए, जिसमें वो हाईली एफिशिएंट होंगे और परफॉर्म करेंगे बहुत हद तक बेटर देन दी नॉर्मल टीम्स, ठीक है। एक सेंटर है जहाँ पे जैसे एग्जांपल होगा एम्स का, IIT दिल्ली का, IIT रोपड़, IIT कानपुर, ये जो सारे सेंटर्स इनको सेलेक्ट किया गया है, तो इनमें एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है। एक मान लो पूरा सेंटर है, उसके अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मतलब ये एक आपको कोना पकड़ा दिया है, यहाँ पर आपकी टीम बैठेगी जिसका सिर्फ और सिर्फ काम होगा, या तो आप हेल्थ में काम कीजिए, या फिर एग्रीकल्चर में काम कीजिए, या सस्टेनेबल सिटीज में काम कीजिए। लेकिन खास बात क्या है, हियर दे विल बी यूजिंग AI, here they will be using AI, that is artificial intelligence। तो artificial intelligence I am hoping you guys know, but अगर फिर भी अगर आपसे कोई पूछे कि artificial intelligence आखिर होता क्या है, artificial intelligence और कुछ नहीं, बस सीधा ये बोलना है कि it is a set of technologies, ठीक है। ये set of technologies है which enables computers या फिर मोबाइल फोन्स या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर जिनको enable करता है various task perform करने के लिए, जैसे कि देखना, जैसे कि सुनना, जैसे कि बोलना, different languages and various other functions, जिसमें आपके डीप लर्निंग भी इंक्लूड होती है। तो ये एक सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज है और कुछ नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अपने डीप लर्निंग से दोबारा अपने आप भी सीखते हैं, खुद से मशीन लर्निंग इसमें पॉसिबल होती है, और फिर उसको दोबारा से रेप्लिकेट करते हैं फर्दर रिजल्ट्स में,
ठीक है, आपके टेक्नो फ्रेंडली सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होने वाला है किसमें, हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में एंड सस्टेनेबल सिटीज को बनाने में। दिस इज द मेन थिंग। सेंटर ने क्या किया है, 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए हैं, कौन कौन से फील्ड में, हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में एंड ऑल्सो इन दी सस्टेनेबल सिटीज में। ये कहाँ कहाँ बनाए हैं आइए हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, बट यू मस्ट नो कि इसमें हम यूज करने वाले हैं इंडिया। इससे क्या होगा, इंडिया की जो एआई कैपेबिलिटीज हैं इट विल बी इंक्रीजिंग, क्योंकि आपने एक स्पेसिफिक टीम यहाँ पे बना के दे दी है फॉर दी एग्रीकल्चर एंड हेल्थ एटसेट्रा। तो सबसे पहला है हेल्थ केयर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। हेल्थ केयर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की जब हम बात करते हैं तो एम्स एंड आईआईटी दिल्ली इनको चूज किया गया है, यहां पर ये एस्टैब्लिश किए जाएंगे ताकि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये मेडिकल रिसर्च में हेल्प कर पाए, डायग्नोस्टिक में हेल्प कर पाए और हेल्थ केयर डिलीवरी में भी हेल्प कर पाए। ठीक है, इसके बाद एग्रीकल्चर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात करते हैं। तो एग्रीकल्चर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां बनाया गया है, आईआईटी रोपड़ पंजाब में। एंड इससे क्या होगा, प्रिसीजन फार्मिंग में हेल्प करेगा, क्रॉप मॉनिटरिंग में हेल्प करेगा एंड एग्रीकल्चर की सस्टेनेबिलिटी में भी हेल्प करेगा। राइट, ये सॉइल की हेल्थ को भी जान सकते हैं क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। यू कैन फीड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि ये आपकी ऑप्टिमम कंडीशंस हैं, दीज कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर बेटर प्रोडक्शन। तो यहाँ पे फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उससे पढ़ेगा, उससे सीखेगा, डीप लर्निंग होगी एंड उसके बाद जो हम आउटकम्स जो भी आपके वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके जो सिस्टम्स आप वहाँ पे डिप्लॉय करोगे वो उनको यूज करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके बता पाएगा फार्मर्स को या इन जनरल रिसर्चर्स को कि इसमें हम क्या और ऐड कर सकते हैं जिससे आपका बेटर प्रोडक्शन आ सके। जस्ट लाइक अगर आपसे बहुत बेसिक एग्जांपल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे यूज कर सकते हैं कि जो ड्रिप आपकी इरिगेशन है उसमें भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिप्लॉय कर सकते हो कि उसको पता हो, उसमें मैनुअल कोई भी काम ना होना पड़े, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पता चल जाए कि यहाँ पर अभी इरिगेशन की ज़रूरत है तो ड्रिप इरिगेशन अपने आप शुरू हो जाएगी एंड जब उसका ऑप्टिमम लेवल पहुँच जाए कि हाँ इतना काफ़ी है, सॉइल के लिए वाटर इतना काफ़ी है, इस क्रॉप के लिए इतना वाटर ही ज़रूरी है, तो उसको फिर दोबारा से उसको बंद कर दे। तो ये बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल है, ऐसे यूज़ कर सकते हैं। दूसरे आपको यहाँ पे बताई गई हैं, क्रॉप मॉनिटरिंग में भी हेल्प कर सकता है, फार्मिंग कैसे करनी है या एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी कैसे आ सकती है इसमें भी हेल्प कर सकता है। ठीक है जी, नेक्स्ट हम देखते हैं सस्टेनेबल सिटीज। सस्टेनेबल सिटीज कैसे बनाएंगे, अर्बन प्लानिंग में हेल्प करेगा, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट में हेल्प करेगा और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करेगा। और कौन सा आईआईटी है, यहाँ पे आईआईटी कानपुर को इसको डेजिग्नेट करा गया है। जैसे शुरू में हमने समझा था कि एक ऑर्गेनाइजेशन को चूज किया जाता है, उसके अंदर एक डेजिग्नेटेड टीम बिठाई जाती है कि आपने इस सेक्टर में काम करना है एंड यू हैव टू परफॉर्म वेरी नाइसली, वेरी प्रिसीजन के साथ, बहुत ज्यादा प्रिसीजन के साथ आपको काम करना है एंड यू हैव टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस इन रिलेशन टू दी एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर एंड एटसेट्रा। ठीक है, तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उसमें यूज कैसे करना है और कौन कौन से सेक्टर में आप इसको यूज कर सकते हो। अब इससे हमें हेल्प क्या होने वाली है, सेंटर ने ये क्यों किया है। देखो हर चीज का कोई ना कोई फायदा होता है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट। तो आपसे पूछ सकते हैं इन जनरल, अगर जनरल स्टडीज में क्वेश्चन पूछा जाए, मेंस का क्वेश्चन पूछा जाए, हाउ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं, तो उसमें से एक एग्जांपल हो सकता है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैव बीन सेटअप, यहाँ पे सेटअप किए गए हैं एंड देन यू कैन से कि इससे क्या होगा कि जो आपके प्रोजेक्ट से जो आपके जॉब है, वेल्थ जनरेशन होगा, जॉब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जॉब क्रिएशन बढ़ेगी एंड जो आत्मनिर्भरता का गोल है, कंट्रीज आत्मनिर्भर भारत, वो गोल अचीव करने में हेल्प करेगा। और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्रेडिबिलिटी है इंडिया की, राइट, उसमें भी उसको भी अचीव करने में हेल्प करेगा, स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने में हेल्प करेगा एंड डिजिटल इंडिया एंड स्किल इंडिया, इट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प इन अचीविंग दीज गोल्स। ठीक है, ये एक नॉर्मल जनरल ओवरव्यू है। कोई भी चीज है, कोई भी अगर साइंटिफिक डेवलपमेंट में कुछ भी आपका नया इनोवेशन आ रहा है वो कैसे हेल्प कर सकता है इंडिया को। मेन पर्पस आपके लिए ये नहीं होता है कि आपको बिल्कुल ये पता हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फंक्शन कैसे करती है। ऑब्वियसली यू मस्ट नो, एक ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए, लेकिन आपको ये ज्यादा पता होना चाहिए कि इसकी वजह से इंडिया को फायदा क्या होने वाला है, हाउ इज दिस गोइंग टू हेल्प द फार्मर्स, ये आपको सिटीज को सस्टेनेबल बनाने में कैसे हेल्प करेगी, ये आपके हेल्थ इंडिकेटर्स को इंप्रूव करने में कैसे हेल्प करने वाला है, ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी की प्रिपरेशन में। तो इन सबको एक अलाइनमेंट, इनका जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो गोल्स हैं, उनको अलाइन रखें, वो जो इंप्लीमेंटेशन है वो बढ़िया तरीके से हो, तो उसके लिए एक एपेक्स कमेटी भी बनाई जाएगी एंड दिस इनिशिएटिव एम्स टू स्ट्रेंथन द इंडियाज क्रेडेंशियल्स इन एआई की जो क्रेडेंशियल्स है उसमें हेल्प करेगा, स्ट्रेंथन करने में, आत्मनिर्भर भारत का जो गोल है उसको अचीव करने में हेल्प करेगा, जॉब क्रिएशन, वेल्थ जनरेशन में हेल्प करेगा एंड द
प्रोजेक्ट विल ऑल्सो बेनिफिट ओवरऑल हेल्थ ऑफ विलेजेस, सिटीज में भी हेल्प करेगा, AI पावर्ड हो जाएंगे, सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, देन स्टार्टअप इकोसिस्टम होगा, डिजिटल इंडिया होगा, स्किल इंडिया, राइट, इस सब में इंडिया को ये हेल्प करने वाला है। ओके जी, ये एक बहुत बेसिक न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूज़ स्पेसिफिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें बात क्या करी गई है कि अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ था, चाइना ने ताइवान के अराउंड एक मिलिट्री ड्रिल करी थी, जिसके टाइम पे क्या हुआ कि फिलीपींस की बोट है उससे उनकी शिप भी टकरा गई थी। तो ये एक बहुत मेजर कंसर्न आया है। ऑलरेडी यू मस्ट बी नोइंग कि जो जो आपका साउथ चाइना सी है, दैट इज साउथ चाइना सी में ऑलरेडी चाइना एंड फिलीपींस के बीच में टेंशंस इंक्रीज हो चुकी हैं। ऑलरेडी 2016 में ICJ ने अपनी रूलिंग दी थी फेवर में फिलीपींस के, बट स्टिल चाइना इज नॉट एक्सेप्टिंग दैट जजमेंट एंड स्टिल देयर आर टेंशंस गोइंग ऑन दी साउथ चाइना सी। तो ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज साउथ चाइना सी लगभग 1/3 ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड यहीं से होके गुजरती है। दिस इज द कनेक्शन बिटवीन इंडियन ओशन एंड वेस्टर्न पैसिफिक ओशन ऑल्सो, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है, इंडिया के लिए भी बहुत जरूरी है साउथ चाइना सी। तो साउथ चाइना सी में कुछ भी होता है, बाई चांस चाइना ओवर पावर करता है, चाइना ओवरटेक करता है, तो इंडिया को कैसे रिपरकशन इसमें झेलने पड़ेंगे, तो कैसे क्योंकि ट्रेड जो आपका ट्रेड है, मेजर ट्रेड यहाँ पे ब्लॉक आपका बन जाएगा। ट्रेड में जो आपका फायदा होना था, ट्रेड विल बी हैम्पर्ड इंडिया की साइड से। तो that is why this is important for us also. Although चाइना एंड जो अभी चाइना ने जो मिलिट्री ड्रिल करी थी उसके जवाब में अभी फिलीपींस भी USA के साथ मिलके ड्रिल्स करने वाला है, ठीक है, अब एक्सरसाइज, मैरीटाइम एक्सरसाइज करने वाला है। तो ये सब बस जवाबदेही है कि आपने किया है तो हमने भी करना है, हम भी अपनी पावर ऐसे ही दर्शाते हैं, राइट। मिलिट्री एक्सरसाइज करके दर्शाई जाती हैं पावर्स के, किसी नेशन के पास कितनी पावर्स हैं, राइट। तो ये सब आपकी इसी कॉन्टेक्स्ट में न्यूज़ दी गई थी। वी विल बी मूविंग नाउ टू द नेक्स्ट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। दिस इज रिलेटेड टू दी कोस्टल इरोजन। हमें सबको पता है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग का डायरेक्ट इंपैक्ट आता है सी लेवल राइज में, ठीक है। तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सी लेवल राइज 1993 के आसपास, 1990s के आसपास ये शुरू हुआ था 2 मिलीमीटर से बढ़ना, ठीक है, 2 मिलीमीटर से बढ़ना शुरू हुआ था, लेकिन अब ये 2-fold हो चुका है, दैट इज 4 मिलीमीटर बढ़ना शुरू हो गया है। एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि 2050 तक शायद से ये 6 मिलीमीटर बढ़ना शुरू हो जाए। तो ये क्या है, आपका सी लेवल राइज हो रहा है। जब सी लेवल राइज होगा तो उससे क्या होगा, जो भी कोस्टल एरिया है उसका इरोजन स्टार्ट हो जाएगा। अब कोस्टल एरियाज में जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपके बीचेस ही प्रेजेंट हो सकता है फॉरेस्ट भी प्रेजेंट हो, राइट। तो एक स्टडी करी गई है, एक रिसर्च करी गई है ऑन द USA कोस्ट, वहां पर एक जो सी लेवल राइज है उसका इंपैक्ट देखा गया है फॉरेस्ट के ऊपर, वेजिटेशन के ऊपर, कि ट्रीज के ऊपर, स्पेसिफिकली जो स्पीशीज हैं, ट्री स्पीशीज हैं, उनको उनके ऊपर रिसर्च करी गई है कि कैसे इनके ऊपर इंपैक्ट आता है। तो ओवरऑल अगर हम एक जिस्ट समझना चाहें इस पूरी आर्टिकल की, इसमें यही बात करी गई है कि जो ट्रीज हैं, कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो इंक्रीज्ड वाटर लेवल, सी लेवल का राइज होने से उसको अडेप्ट कर लेती हैं, उस पर रेजिलियंट हो जाती हैं, ठीक है, और वो और फास्टर ग्रोथ दिखाती हैं। लेकिन कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो उसकी वजह से अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं और उसका इंपैक्ट पड़ता है, डेट्रीमेंटल इंपैक्ट पड़ता है कुछ पेड़ों पर, है ना। तो ये आपकी पूरी इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ है, इसके बारे में बताया गया है कि रिसर्च करी गई है। तो इस रिसर्च से हेल्प क्या होने वाली है कि फ्यूचर में जब भी हमें कंजर्वेशन करना हो, ठीक है, सी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया है, उसके ऊपर अगर हमें कंजर्वेशन एफर्ट्स लाने हैं तो उसमें हम साइट स्पेसिफिक और ट्री स्पीशीज स्पेसिफिक कैसे, बिल्कुल जैसे होता है ना कि बिल्कुल स्पेसिफिक स्पीशीज स्पेसिफिक हम कंजर्वेशन एफर्ट्स कैसे लगा सकते हैं, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी कैसे हम इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, कैसे हेल्प कर सकते हैं कि आप अपनी जो कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं, फॉरेस्ट के कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं, कोस्टल एरियाज में जो एफर्ट्स है कंजर्वेशन के, उसमें कैसे आप हेल्प ले सकते हैं इस रिसर्च की। स्पेसिफिक आपको स्पीशीज के बारे में यहाँ पे एक इन्वेंट्री बनाने की बात हो रही है कि एक इन्वेंट्री बनानी चाहिए कि कौन सा ट्री, कौन सा स्पीशीज, जब सैलिनिटी बढ़ती है, जो कोस्टल एरिया में जो वेजिटेशन है उसमें जब भी अगर आपकी सैलिनिटी बढ़ती है तो कैसे इंपैक्ट आता है, वो फेवर करता है या फिर फेवर नहीं करता। अगर कोई फेवर कर रहा होगा तो उसको और ज़्यादा प्लांट करें ताकि जो आपका बीच है या फिर आपका कोस्टल एरिया है उसका इरोजन कम हो। और अगर जो भी कोई स्पीशीज़ है जो उसमें मर जाती है, उसमें नहीं जी पाती है हाइयर सैलिनिटी वाटर में, तो उसको वहाँ से कैसे उसका कंजर्वेशन करना है। तो इसमें बहुत सारी ट्रीज़ में ऐसे भी देखा गया है कि जब जब सैलिनिटी बढ़ी है तो कुछ स्पीशीज़ ऐसी हुई हैं जो इनलैंड मूव करना शुरू कर गई है ना। उसका मतलब इनलैंड मूव करना ऐसे पैरों से तो नहीं मूव करेंगे, राइट,
राइट। तो कैसे मूव करेंगे यहाँ पे कि जो आपकी वेजिटेशन है वो यहाँ से खत्म होनी शुरू हो गई है कोस्टल एरिया से, एंड इट हैज स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द इनलैंड। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो द स्टडी पेपर पब्लिश्ड इन जर्नल फ्रंटियर्स फॉरेस्ट, एक स्टडी पेपर पब्लिश हुआ है, इसमें रिपोर्टेड किया है कि जो राइजिंग सी है और कोस्टल जो फ्लडिंग होती है वो आपकी जो ट्री स्पीशीज है उनकी रेजिलियंस को बढ़ा भी सकती है और कुछ के लिए डेट्रीमेंटल भी हो सकती है। ओके जी, तो यहाँ पर बात करी जा रही है कि ट्री ग्रोथ किस किस चीज़ पे फैक्टर, कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। ऑब्वियसली वी मस्ट बी नोइंग इट कि टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए, सही होना चाहिए, एवरेज रेनफॉल होनी चाहिए, सॉइल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, और जो वाटर का एक्सेस है वो बढ़िया तरीके से होना चाहिए। तो ये सब क्या है आपके, और साथ में जो दूसरी वेजिटेशन है नियर बाय उनके ऊपर भी इम्पैक्ट, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है ट्री की ग्रोथ पे। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर फर्क पड़ता है ट्री की ग्रोथ पे। तो ट्रीज जो हैं वो अडेप्ट कर लेते हैं क्विकली टू द चेंजिंग कंडीशन सच एज मूविंग इनलैंड टू द एस्केप द हायर सैलिनिटी एंड फ्रीक्वेंट फ्लडिंग। जो ट्रीज की खासियत है वो बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं, वो अंदर की तरफ आना शुरू कर देते हैं, वहां पर उगना ही बंद कर देंगे, दे विल मूव टुवर्ड्स द लैंड। ठीक है, तो ऐसे अपने आप को बचाते हैं कई बार अडेप्ट करके। तो ये आपके फैक्टर्स हैं। अब इस फैक्टर्स का यूज कैसे होगा? द स्टडी फाउंड दैट डिफरेंट ट्री स्पीशीज रिस्पॉन्डेड यूनिकली। अब इसमें यहाँ पे स्पेसिफिक स्पीशीज की बात करी गई जो यूएसए के कोस्ट पे है। तो जैसे अमेरिकन होली है, लोलबाई पाइन है एंड पिच पाइन है। जैसे कि अगर ये हम अमेरिकन होली की बात करें तो इसने अडेप्ट कर लिया एंड इट ग्रू फास्टर इन हायर सैलिनिटी वाटर, हायर सैलाइन वाटर विद मोर वाटर। जहां पे ज्यादा पानी है वहां पे और ज्यादा ग्रो किया। एंड उसी कंडीशन में अगर ये दोनों पाइन्स को हमने रखा तो वहां पे इन्होंने स्ट्रगल किया एंड दे कुड नॉट अडेप्ट टू द हायर सैलिनिटी। तो ये आपके स्पेसिफिक, बिल्कुल ट्री स्पेसिफिक यहाँ पे बात कर रही है, स्पीशीज स्पेसिफिक। दिस वेरिएशन हाईलाइट्स की स्पीशीज स्पेसिफिक एंड लोकेशन स्पेसिफिक पैटर्न्स ट्री ग्रोथ में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ओके जी। यहां पर एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि ये क्या है, दैट इज डेंडोक्रोनोलॉजी। डेंडोक्रोनोलॉजी क्या है? जब भी आप कोई भी पेड़ काटते हैं, वुड काटते हैं, तो उसमें आपको ऐसे पैटर्न देखने को मिलते हैं, रिंग्स देखने को मिलती हैं वुड पे। ठीक है, इन रिंग्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? डेंडोक्रोनोलॉजी। ठीक है, डेंडोक्रोनोलॉजी किसको बोलते हैं? जो ट्री के ऊपर रिंग्स होती हैं उनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? डेंडोक्रोनोलॉजी। इससे क्या पता चलता है? इससे ट्री की जो ग्रोथ है उसका पैटर्न पता चलता है, और इंपॉर्टेंट टाइम स्टैम्प्स का मतलब कोई मेजर इवेंट हुआ हो, मान लो किसी साल में 1882 में, या मान लो 1883 में कभी कहीं पे फेमाइन आया हो, या कभी कहीं पे ड्रॉट आया हो, तो उसके बाद क्या उस रिंग पे असर आया है? रिंग्स पर असर आता है। जैसे जैसे ये आपके एनवायरमेंटल कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस बदलती हैं, ट्री के जो रिंग्स हैं उसमें बदलाव आता है। उन बदलाव को पढ़ना, उससे क्या समझना, उसके ग्रोथ पैटर्न को समझना, क्या एनवायरमेंटल कंडीशंस रही होंगी, ये जो रिंग्स हैं ये आपकी थिक होनी शुरू हो गई हैं या आपकी थिन होनी शुरू हो गई हैं, तो ये सब स्टडी को हम क्या बोलते हैं? डेंडोक्रोनोलॉजी। तो यहां पर रिसर्चर्स ने डेंडोक्रोनोलॉजी की जो टेक्निक है उसको अप्लाई किया था, और ये मेथड आपको क्या हेल्प करता है? ग्रोथ पैटर्न को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, और एनवायरमेंटल जो इंपैक्ट्स होते हैं ट्री की ग्रोथ पे उसको स्टडी करने में हेल्प करता है। राइट, जो ट्री रिंग्स हैं जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, जो ये आपको ट्री रिंग्स आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी, ट्री रिंग्स ऐसी कोई आपको जब ट्री रिंग्स दिखती हैं तो ये कैसे बनी होती है? वाटर वेसल्स से बनी होती हैं। आप जब भी एनवायरमेंटल कंडीशन बदलता है उसमें ये वाटर वेसल्स डिफरेंटली बिहेव करते हैं और डिफरेंट रिंग्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल थिकर रिंग्स जब होती हैं जब आपकी सारी की सारी कंडीशंस फेवरेबल हो, थिकर रिंग्स होती हैं जब आपकी कंडीशंस फेवरेबल हो। लेकिन जो ये रिंग्स हैं पेड़ों की, ये थिन कब होनी शुरू होती हैं? जब आपके जो सिग्निफाई स्टंटेड ग्रोथ, जब आपके जो पेड़ है उसकी ग्रोथ रुक जाए किसी भी कंडीशन से, जैसे कि आपका बहुत हैवी डाउनपोर हो गया, एक्सेसिव वाटर हो गया, या फिर ऑल्सो ड्रॉट लाइक सिचुएशन हो गई, तब भी ये रिंग्स की जो थिकनेस है दैट बिकम्स थिन। ठीक है, वो थिन और रिंग्स को क्या सिग्निफाई करता है, कौन सी थिकर रिंग्स को सिग्निफाई करते हैं, ये डेंडोक्रोनोलॉजी आपको हेल्प करती है जानने में। तो इससे क्या होता है, ये टाइम स्टैम्प बताता है, कोई मेजर इवेंट अकर हुआ हो, ड्रॉट आया हो, फ्लड आया हो, उसको भी डेंडोक्रोनोलॉजी आपको दिखाती है, स्टडी कराती है। ठीक है जी, तो यहां पर बात हो रही है ग्रेडियंट बूस्टेड लीनियर रिग्रेशन मशीन लर्निंग मॉडल। बहुत बड़ा नाम है, कुछ भी आप इसमें मुश्किल नहीं है। राइट, तो इसमें क्या बात करी गई है? इन जनरल जब भी हम अगर नॉर्मल लीनियर मॉडल की बात करें
किसी भी चीज़ को पढ़ना होता है तब हम मॉडल, ये मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं, तो जब भी हम इनको पढ़ना शुरू करते हैं तो दो वेरिएबल्स होते हैं, हमने स्कूल में भी पढ़ा होगा एक्स एंड वाई, ठीक है। तो एक्स का वाई पे क्या असर पड़ता है, ये ऐसे हम वेरिएबल्स, इनको वेरिएबल्स बोलते हैं कि अगर हम एक्स को बदलते हैं तो वाई पे क्या असर होता है, ठीक है। ये आपका बहुत मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक कुछ चीज़ें हैं, इसको आप अभी इसमें इतना डीप ना जाएं तो बेटर रहेगा, बट हमें ये पता होना चाहिए कि ये आपका जो मॉडल है इसमें क्या बताया गया है। तो जहाँ पर लीनियर रिग्रेशन की बात करें, लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है, कोई दो वेरिएबल्स हैं, उनके अनुसार जो एक दूसरे के ऊपर असर है, उसका जो भी इम्पैक्ट है उसके अनुसार आपका एक रिजल्ट देके पता चलता है कि इसका असर इस पे क्या होगा, इसका क्या होगा। लेकिन जब आपके पास बहुत सारी वेरिएबल्स हो, जैसे कि यहाँ पे आपका टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, सॉइल हेल्थ हो गई, क्लाइमेटिक कंडीशंस हो गए, वेदर पैटर्न्स हो गए, ये इतने सारे वेरिएबल्स हैं, तो उस टाइम पे हमें क्या हेल्प करता है, दैट इज ग्रेडियंट बूस्टेड लीनियर रिग्रेशन मशीन लर्निंग मॉडल। तो यहाँ पे मशीन्स को, एआई को यहाँ पे हम यूज करेंगे, मशीन लर्निंग को यूज करेंगे, ऐसा मॉडल बनाएंगे जिसमें बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे, उस मॉडल पे स्टडी करेंगे, सारे वेरिएबल्स को डालेंगे आप मशीन में, उससे मशीन लर्निंग होगी, एंड उसके बाद डिफरेंट आउटकम्स की, मान लो आपने सैलिनिटी बढ़ा दी तो आउटकम क्या आएगा, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, सैलिनिटी कम कर दी तो आउटकम क्या आएगा। बहुत सारे वेरिएबल्स के साथ यहाँ पे काम किया जाएगा और उस काम के बाद आपको इफेक्ट्स दिखेंगे मल्टीपल वेरिएबल्स के क्या होते हैं। अगर हम एक सिंपल जो कोरिलेशन टेस्ट होता है ये उससे बहुत आगे जाता है, क्योंकि जो सिंपल कोरिलेशन टेस्ट होता है वो जनरली दो वेरिएबल्स के ऊपर ही डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स हैं ट्री की ग्रोथ में, तो उनको जब हम देखना चाहेंगे तो ऐसा ही मॉडल हम यूज कर सकते हैं, सिंपल लीनियर मॉडल यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात यही जो हमने बिल्कुल शुरुआत में बात करी थी, दैट सी लेवल हैज राइजन टू दी 2 मिलीमीटर ईयर पर ईयर, इन 1993 में इतना बढ़ रहा था, अब ये 4 मिलीमीटर, अब ये फ्यूचर में 2050 में हम सोच रहे हैं कि शायद से ये 3-fold इंक्रीज हो सकता है। और ये जो स्टडी है, जो अभी हमने स्टडी करा है, जो ये पेपर पब्लिश हुआ है, इस स्टडी से हेल्प हो सकता है कि फ्यूचर में कंजर्वेशन एफर्ट्स कैसे हम लगा सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पर बात करी गई है, द स्टडी ऑल्सो एम्फसाइजेज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंसिडरिंग साइट स्पेसिफिक, कि साइट स्पेसिफिक, लोकेशन स्पेसिफिक, जो भी आपने ये मशीन लर्निंग मॉडल में आपने डिफरेंट वेरिएबल्स भरने हैं, उसकी वजह से क्या इंपैक्ट आने वाला है, इससे आपको स्टडी करना है, रिसर्च करनी है, ताकि उसके कंजर्वेशन में आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएं। साइट स्पेसिफिक होना चाहिए, जैसे कि सॉइल हेल्थ क्या है, लोकल वेदर पैटर्न्स क्या है, उनका असर होता है तो फॉरेस्ट पे क्या असर होता है। दिस इज गोइंग टू हेल्प डिफरेंट स्पीशीज रिस्पॉन्ड यूनिकली टू क्लाइमेट चेंज, वो हम देख के आए हैं कि अलग अलग स्पीशीज अलग अलग, ये सिर्फ और सिर्फ आपके फॉरेस्ट में नहीं, ये ह्यूमंस में भी आपको देखने को मिलता है कि जो आपके डिफरेंट स्पीशीज हैं वो डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं, ह्यूमंस में भी देखने को मिलता है, एनिमल स्पीशीज में भी देखने को मिलता है। कोई एनिमल रेजिलिएंट होता है, कोई एनिमल उसको अडेप्ट कर लेता है एनवायरमेंट को, कोई एनिमल्स कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं विद चेंजिंग एनवायरमेंट। तो जब एक्सटिंक्शन की बात आती है, कंजर्वेशन की बात आती है, तो दिस रिसर्च, दिस स्टडी कैन हेल्प अस वेरी मच, राइट। The findings can help managers assess the coastal forest vulnerability by inventorying tree species and evaluating site specific condition, की एक डाटा आपने बना के रखना है और उसमें ये आपको जो फॉरेस्ट मैनेजर्स हैं उनको भी हेल्प कर सकता है, उनको पता होगा कि इस वेरिएबल के चेंज होने से इस पेड़ को क्या असर होने वाला है, इस स्पीशीज पे क्या इंपैक्ट आने वाला है और इसकी वजह से क्या होगा। ये आपका कंजर्वेशन एफर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा हद तक हेल्प कर सकती है ये रिसर्च, ये स्टडी, ठीक है जी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।